हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। बच्चों, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा है दैट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं। बिकॉज एज अकाउंटेंसी इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू ऑल, हमने पहले बेसिक टर्म्स समझे हैं बच्चों। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। वहां पे बेसिक टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे कैपिटल किसे कहते हैं, ड्रॉइंग्स का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, परचेजेस, सेल्स, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हमने देखे हैं बच्चों, राइट। वंस वी नो द मीनिंग्स, नाउ वी कैन स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और कोई भी नहीं है आपके पूरे अकाउंटेंसी की जर्नी में बच्चों। बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, जिसे हम कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, पूरा अकाउंटेंसी आपका इन 3 रूल्स पे डिपेंड करता है। ओके, सो दीज रूल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन अकाउंटेंसी स्टूडेंट। और अगर ये रूल्स आपको बहुत अच्छी से क्लैरिटी के साथ समझ गए बच्चों, देन अकाउंटेंसी विल बी अ केक वॉक फॉर यू, बिलीव मी। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू पास जर्नल एंट्रीज। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट इस चैप्टर को, इन लेक्चर्स को आप बहुत गौर से सुनिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मैं बहुत बार देखती हूँ दैट बच्चे यहाँ पे रट्टा मार लेते हैं। ओके, आप अगर रट्टा मारोगे बच्चों तो कुछ दिनों तक तो आप सही कर लोगे, लेकिन इन द फ्यूचर you are going to forget. all right, so please remember that आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और ये कॉन्सेप्ट्स मैं इस तरह समझाने वाली हूँ दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बट I want 100% attention, okay? और अगर आपको ऐसे लग रहा है that कोई भी डाउट है, please feel free to ask in the comment section. I'm definitely going to answer all your queries. But please ensure that ये जो golden rules of accountancy है, ये आपको by heart हो जाने चाहिए। और आपको अगर नींद में भी किसी ने पूछ लिया बच्चों दैट इसका क्या रूल है, तो आपको वो बताते आना चाहिए। ओके, सो बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय जर्नल एंट्री। ओके, मैंने बोला आपको कि ये जर्नल एंट्री जब हम पास करते हैं तो हम ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स यूज करते हैं। तो आखिर जर्नल एंट्री का क्या मतलब होता है? ओके, आपने बहुत बार आपके सीनियर्स से भी सुना होगा दैट इसकी एंट्री क्या है। सो जर्नल एंट्री बच्चों, दिस इज द बेसिक ट्रांजैक्शन। जो बेसिक आपका कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का, तो उसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है बुक्स में, उसे हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। पहली बार कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब बिजनेस में रिकॉर्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं दिस इज अ जर्नल एंट्री ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। ओके, फिर उसके बाद आगे हम बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, लेकिन बेसिक जो होता है दिस इज द रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल फॉर आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये बहुत आगे की बातें हैं। सबसे बेसिक रिकॉर्ड होता है हमारा जर्नल एंट्री। ओके, तो ये जो जर्नल एंट्री है बच्चों, जो हम अभी आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, इन्हें पास करने के 2 मेजर मेथड्स होते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट मेथड, द मेथड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज नोन एज द ट्रेडिशनल मेथड। ओके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री। एंड सेकेंड मेथड जो रिसेंटली डेवलप हुई है, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज। अब बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करो या मॉडर्न मेथड यूज करो, आपकी जर्नल एंट्री सेम रहने वाली है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपकी अलग अलग मेथड से अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास होंगे। जर्नल एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम, लेकिन आप चाहे तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो या मॉडर्न अप्रोच से। ओके, द लॉजिक दैट यू आर यूजिंग in both these cases is going to be different, but the journal entry, the end result is going to be the same. Alright, अब ये जो मॉडर्न मेथड है ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज, ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है बच्चों ऑलरेडी। आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव, इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। ओके, आज के इस लेक्चर से बच्चों हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे जर्नल एंट्रीज पास होते हैं ये डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, अब ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये बहुत सालों से चला आ रहा है बच्चों, और यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उसके लिए हमें ये जो 3 गोल्डन रूल्स हैं वो यूज करने हैं। लेकिन ये गोल्डन रूल्स अप्लाई करने से पहले हमें कुछ और सीखना होगा। फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एन अकाउंट।
ओके, अकाउंटेंसी नहीं बोल रही हूं मैं, ओके, वो तो सब्जेक्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय एन अकाउंट? नाउ फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स आपको कुछ मंथली पॉकेट मनी देते हैं, ऑलराइट, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ दे आस्क यू दैट आपने किस किस चीज पे खर्चा किया है। सो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द मंथ आपने खर्चा किया है फॉर गेटिंग सम बुक्स, ओके। नाउ ऑन द 10th ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ आपने बुक्स खरीदे 500 रुपीज के। देन ऑन द 22nd ऑफ दैट मंथ आपने और भी कुछ बुक खरीदा 250 रुपीज का, ऑलराइट। देन आपने ड्यूरिंग द मंथ कुछ कॉलेज में आ रहे जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग का खर्चा किया आपने, ऑलराइट। सो यहाँ पे मे बी एवरी डे आपने 20 रुपीज का खर्चा हो रहा है आपका ट्रैवलिंग का। आई नो दैट ये बहुत कम मैं मेंशन कर रही हूँ अमाउंट्स, बट जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ एवरी डे आप 20 रुपीज का आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो रहा है, ऑलराइट। उसके बाद आपने कुछ स्नैक्स खाया मे बी कैंटीन में, तो स्नैक्स आपने खाया मे बी फिफ्थ को आपने खाया 100 रुपीज का स्नैक्स, ऑलराइट। देन 15th को यू हैड समथिंग वर्थ ₹50। देन ऑन द 23rd यू हैड 20 रुपीज का समथिंग स्नैक्स, एंड ऑन द 29th यू हैड स्नैक्स ऑफ 150 रुपीज, ओके। और आपने कुछ स्टेशनरी पे खर्चा किया, आपको कुछ पेन पेंसिल चाहिए थे तो आपने वो खरीदे हैं। सो मे बी ऑन द 20th आपने स्टेशनरी परचेज की वर्थ ₹75, एंड देन अगेन ऑन द 30th यू बॉट समथिंग वर्थ ₹25, ओके। एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ एक सवाल पूछा दैट आपने क्या खर्चा किया और कहां कहां पे आपने वो पैसा यूज किया। तो बच्चों आप क्या करोगे बताइए मुझे? क्या आप ऐसे बोलोगे दैट ओके मैंने इस दिन इतना खाया, उस दिन इतने का खाया? आप क्या करोगे? आप यहाँ पे एक टोटल करोगे। आप क्या सोचोगे दैट ओके मैंने बुक्स कितने के खरीदे टोटल? मैंने बुक्स यहाँ पे खरीदे हैं 500 + 250 दैट इज 750 रुपीज, राइट। फिर आप सोचोगे कि ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा हुआ। अगर 30 डेज का मंथ था 20 रुपीज पर डे, तो 600 रुपीज आपने शायद ट्रैवलिंग पे खर्चा किया, ओके। उसके बाद आप ये टोटल करोगे दैट स्नैक्स पे आपका खर्चा कितना हुआ। सो 100 + 50 150 + 20 170 + 150 दैट इज 320, ओके। एंड लास्ट स्टेशनरी पे आपका खर्चा कितना हुआ? 100 रुपीज। तो आपको जब आपके पेरेंट्स पूछेंगे तो आप उन्हें क्या बोलोगे दैट ड्यूरिंग दिस मंथ मैंने 750 के बुक्स खरीदे, मैंने ट्रैवलिंग का खर्चा मेरा 600 हो गया, स्नैक्स का खर्चा 320 हो गया और स्टेशनरी का खर्चा 100 हो गया। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या किया? आपने आपके पेरेंट्स को एक समराइज्ड रिकॉर्ड में बताया। आपने हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल नहीं दिया। आपने बोला था ओके टोटल खर्चा मेरा स्नैक्स पे कितना है, टोटल मेरा बुक्स का खर्चा कितना है, इजंट इट? सो बच्चों आपने यहाँ पे इन जो सारे आइटम्स है इनका अलग अलग अकाउंट बनाया है। दिस इज व्हाट वी कॉल इन आवर लैंग्वेज, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि हर एक आइटम का आपने अलग अलग अकाउंट बनाया और हर अकाउंट में उस पर्टिकुलर आइटम का जो खर्चा है वो आपने यहाँ पे लिखा और एक टोटल आपने आपके पेरेंट्स को यहाँ पे बताई है, ओके। ये हम बहुत बार करते हैं बच्चों। इसी को हम जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम बोलेंगे that when a summary of a particular record is created in one place, okay, एक जगह पे आप सारे आइटम्स पे जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी आपका पैसा मिल रहा है, इनकम हो रहा है, कोई भी एसेट आप खरीद रहे हो, कोई भी आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, जब आप एक जगह पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो उस समरी को हम बोलते हैं अकाउंट। ये क्या होता है ये और डिटेल में हम देखने वाले हैं, बट फॉर ऑल टू अंडरस्टैंड इज दिस एग्जांपल क्लियर? ये एग्जांपल में आपने ये सारे 4 अकाउंट्स यहाँ पे बनाए थे बच्चों, ओके। तो बिजनेसमैन भी यही करेगा। ऑब्वियसली द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज गोइंग टू बी ह्यूज, ऑलराइट, बट यही जब बिजनेसमैन करता है उसके बिजनेस के रिकॉर्डिंग के लिए तो हम बोलेंगे कि उसने अकाउंट्स बनाए हैं अलग अलग, ठीक है। तो बच्चों जब हमें गोल्डन रूल्स सीखने हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है दैट बिजनेस में कौन से डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, ऑलराइट। सारे अकाउंट्स जो भी अकाउंट बिजनेसमैन बनाएगा फॉर एनी रीजन, ऑल दीज अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर हेड्स, ओके। ये तीनों हेड्स के सिवा और कोई भी हेड नहीं होगा। ओनली 3 हेड्स यू हैव टू नो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आइदर द अकाउंट विल बी अ पर्सनल अकाउंट, आइदर इट विल बी अ रियल अकाउंट और it is going to be a nominal account. Only 3 accounts आपको पता होने चाहिए बच्चों। और ये
हेड्स में आपको सारे अकाउंट्स को डिवाइड करते आना चाहिए। कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट है और कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये आज हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रीड हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1, personal accounts. This account represents a person and group of persons with whom business deals. These accounts are further classified into following 3 categories. मतलब एक major head है personal account. Alright, personal account मतलब simple किसी भी person से अगर वो related है तो हम बोलेंगे this is a personal account. Okay, अब personal account के बच्चों 3 major sub categories है। सबसे पहला है नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप है, एंड इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का अगर अकाउंट है तो हम बोलेंगे इट इज अ नेचुरल पर्सन अकाउंट। लेट अस रीड अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एग्जांपल राजेश, सुमित, सुषमा, वैभव एटसेट्रा, दीज आर नोन एज इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट्स, या जिसे हम बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन मतलब सारे ह्यूमन बीइंग्स का जो भी अकाउंट रहेगा वो हम बोलेंगे नेचुरल पर्सन। मतलब अगर आपने राजेश से कुछ गुड्स खरीदे तो राजेश का अकाउंट आपके बुक्स में आएगा, तो राजेश का अकाउंट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। आपने अगर किसी को गुड्स बेचे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुषमा को गुड्स बेचे तो सुषमा इज अ पर्सन, तो सुषमा का अकाउंट कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। तो जो भी बिजनेस किसी भी पर्सन से जब भी डील करता है वो सारे जो पर्सन का अकाउंट हमारे बुक्स में अगर आएगा तो that will be known as a personal account. Alright? Second देखिए artificial persons account। अभी artificial का क्या मतलब होता है? जो natural नहीं है, मतलब ये जो है ये लॉ से क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैंक्स जो है, हमारे अलग अलग स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो एंटिटीज है दे हैव अ लीगल एग्जिस्टेंस, लॉ से वो क्रिएट हुए हैं। So they will be known as artificial persons from an accounting point of view. Okay, so let us read. Artificial persons means accounts of organizations, associations which are created by law. Okay, जब law से create होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं artificial person. जब actually individual human beings है तो हम उन्हें बोलेंगे natural person. Law से create होने वाले क्या है? कोई भी स्कूल, कॉलेज, बैंक, इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग जिसका लीगल एग्जिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे दिस इज क्रिएटेड बाय लॉ, एंड दैट इज द रीजन इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। ओके, एंड लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका क्या मतलब है? दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग। Accounts related to outstanding prepaid items are called representative personal account. Okay? अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है? Now let us assume आप एक बिजनेसमैन हो और आप सैलरी देते हो आपके एम्प्लॉइज को, and there are 5 employees, say A, B, C, D and E. सबकी for the month of Jan सैलरी देना बाकी है. Okay? Now what do you do? अगर आपने सैलरी दे दी तो आप सैलरी का अकाउंट क्रिएट करते हो, लेकिन जब आपकी सैलरी देना पेंडिंग है, पेंडिंग कब होती है? जब ड्यू डेट तो आ गई, सैलरी देने का टाइम आ गया, लेकिन आपने सैलरी जब नहीं दी तो हम बोलेंगे दैट ये जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है। लुक एट द टर्म दैट आई एम यूजिंग, हम बोलेंगे दिस सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। मतलब ड्यू डेट तो आ गई लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट इज नॉट डन। बच्चों सारे एक्सपेंसेस, सारे जिनकी ड्यू डेट हो जाती है लेकिन आप वो पेमेंट नहीं करते हो तो हम उन्हें बोलते हैं दैट एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग। मतलब वो देना जब बाकी होता है तो हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बोलते हैं ये आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो बच्चों जब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आपको आपके बिजनेस में दिखाना पड़ेगा दैट ये जो सैलरी है ये 5 एम्प्लॉइज की आपको देना बाकी है, सो दैट यू रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव देम इन द फ्यूचर। ऑलराइट, तो ये जब आप सैलरी दोगे तो आप एक नया अकाउंट खोलोगे जिसे आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप बोलोगे उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब ये जो ए बी सी डी ई की पांचों की मिला के जो सैलरी आपकी बाकी है पे करना
उसे आप एक सिंगल हेड में देते हो और उसे आप बोलते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ऐसे नहीं बोलोगे सैलरी टू ए, सैलरी टू बी, सैलरी टू सी, ऐसे आप उसे नहीं बोलते हो। मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग वाला अकाउंट है ये रिप्रेजेंट करता है इन पांचों की सैलरी को जो देना बाकी है, इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मतलब ये पांचों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट टर्म आउटस्टैंडिंग इज रिप्रेजेंटिंग द सैलरी दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर ऑल दीज 5 पीपल। इज दिस क्लियर? तो कोई भी एक्सपेंस हो अगर हम उसे आउटस्टैंडिंग बोलेंगे इसका मतलब दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन जिसे हमें देना बाकी है फ्यूचर में एक्सपेंस, तो इसीलिए उसे हम बोलेंगे इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कोई ना कोई इंडिविजुअल को, या वो नेचुरल पर्सन हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल, दैट डजंट मैटर, लेकिन उस इंडिविजुअल को वो रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ऑलराइट, इसका ऑपोजिट ले लो। अगर आपने ABCDE को आपने फरवरी की सैलरी एडवांस में दे दी, आपने एडवांस में अगर सैलरी दे दिया है तो अगेन यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स, राइट? बिकॉज़ यू हैव गिवन इट इन एडवांस। एडवांस मतलब क्या, ये तो हमें पता है ना, मतलब ड्यू डेट नहीं आई है, सैलरी पे करने की लास्ट डेट नहीं आई है, उससे पहले उनको जरूरत थी पैसों की, इसलिए आपने आपके एम्प्लॉयज को कुछ एडवांस में सैलरी दे के रखी है, तो उसे आप बोलोगे एडवांस गिवन, राइट? कोई भी एक्सपेंस जब आप ड्यू डेट से पहले पे करते हो तो हम उसे बोलते हैं ये एडवांस में हमने पे किया, तो ऑब्वियसली इसका रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। तो हर बार आप इस तरह से रिकॉर्ड नहीं करोगे दैट ए को मैंने एडवांस में सैलरी दिया, बी को एडवांस में दिया, सी को दिया। ऐसे बोलने के बजाय आप एक अकाउंट क्रिएट करते हो जिसे आप बोलोगे एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी। ओके, इसे हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस हो जब आपने ड्यू डेट से पहले पे कर दिया तो आप बोलोगे ये प्रीपेड एक्सपेंस है। सो अगेन जब ये प्रीपेड बोल रहे हो आप, तो आप क्या बोल रहे हो दैट ये ABCDE पांचों एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है अकाउंट प्रीपेड। ऑलराइट, आपको ऐसे नहीं बोलना है दैट ए को मैंने इतना पैसा दिया, बी को दिया, सी को दिया, अलग अलग बार आप बोलोगे, उसके बजाय एक अकाउंट क्रिएट कर दिया prepaid salary so that it becomes easier for us to understand. Why do we do this? Because business में बच्चों बहुत सारे transactions होंगे, it is not just 2 or 3 transactions, तो ये difficult हो जाता है समझना। इसे आसान करने के लिए हम इस तरह के representative personal accounts बनाते हैं ताकि हमारे लिए accounting easy हो जाए। ओके, तो जब भी कोई एक्सपेंस हम एडवांस में पे करेंगे तो हम एक अकाउंट खोलेंगे जिसे हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे, चाहे वो प्रीपेड सैलरी हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस जो एडवांस में पे कर दिया। कोई भी एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है तो हम उसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, कोई भी चार्जेस हो सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग है। सिमिलरली बच्चों इसी का सेम अप्लाई करेगा किसी भी इनकम के लिए। ये दोनों भी बच्चों हमारे एक्सपेंस है, या तो आपने एडवांस में पे कर दिए या फिर आपको पेमेंट करना बाकी है। ऐसे भी हो सकता है दैट आपका कोई इनकम हो जो आपने अर्न कर लिया है, ओके, इनकम यू हैव अर्नड, लेकिन आपको वो रिसीव नहीं हुआ। ओके, गेटिंग इट? आपने अर्न तो कर लिया है, आपने कमा लिया है, लेकिन पैसा अभी तक आपको नहीं मिला, तो आप बोलोगे दिस इनकम इज आउटस्टैंडिंग, राइट? आपको पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, तो इसे हम बोलते हैं इट इज रिसीवेबल या फिर एक्रूड। दिस इज अ न्यू वर्ड, एक्रूड इनकम या वो रिसीवेबल है। सिमिलरली कोई भी ऐसा इनकम जो आपने एडवांस में आपको मिल चुका है तो आप बोलोगे दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो इनकम भी ऐसे दो प्रकार के हो सकते हैं, जो आपको एडवांस में मिल गया या फिर आपने अर्न किया लेकिन आपको मिला नहीं है। ऑलराइट, सो ये जो चारों टाइप के अकाउंट्स अभी हमने देखे बच्चों इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड, चाहे वो एडवांस में हो या फिर आउटस्टैंडिंग हो, इन्हें हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है हम उसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड से रिलेटेड जो भी होते हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, सो लेट अस रीड यहाँ पे अगेन, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन or group of persons in business dealing.
accounts relating to outstanding and prepaid items are called representative personal account. Example, outstanding rent, income received in advance, prepaid wages, etc. ओके तो सारे हो गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके सो लेट अस क्विकली रिवाइज दैट पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के हैं बच्चों? 3 टाइप के हैं पर्सनल अकाउंट. फर्स्ट इज वेरी वेरी इजी, नेचुरल पर्संस, यू एंड मी, सारे हो गए नेचुरल पर्सन फर्स्ट. सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल मतलब जो लॉ ने क्रिएट किए हैं, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, ये सारे हो गए आर्टिफिशियल पर्सन. एंड लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है, अगर आपका रिसीवेबल है, मतलब आपको या मिलने वाला है फ्यूचर में, आउटस्टैंडिंग है, या फिर आपको एडवांस में मिल गया है, या आपका पेमेंट कर दिया है आपने एडवांस में, तो ये सारे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है. वी आइदर यूज द प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड फॉर रिप्रेजेंटिंग दीज अकाउंट्स. ओके तो ये जो सारे अकाउंट्स होंगे जो पर्सनल होंगे बच्चों, ओके दिस इज द फर्स्ट अकाउंट इन द क्लासिफिकेशन. फर्स्ट हेड इज पर्सनल अकाउंट. ओके हम जब एग्जांपल्स देखेंगे बच्चों तो और भी आपको बहुत क्लियरली समझने वाला है. ऑलराइट सो डोंट वरी, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है. और जो भी पर्सनल नहीं होते हैं बच्चों, वो सारे अकाउंट्स को हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल के 2 कैटेगरीज है, रियल एंड नॉमिनल. तो इसीलिए तीनों हो जाते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल. ऑलराइट सो रियल अकाउंट क्या है? लेट अस रीड. रियल अकाउंट, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस. फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट. कोई भी आपकी प्रॉपर्टी अगर है तो आप बोलेंगे दिस इज माय रियल अकाउंट. रियल अकाउंट के वापस 2 टाइप्स है, टेंजिबल या इनटेंजिबल. जैसे हमने अकाउंटिंग टर्म्स के लेक्चर में देखा था बच्चों, याद करिए, टाइप्स ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, वही यहाँ पे आपको यूज करना है. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब कोई भी एसेट जिसे आप टच और फील कर सकते हो, आप बोलोगे दिस इज माय टेंजिबल एसेट. लेट अस रीड. टेंजिबल रियल अकाउंट. टेंजिबल रियल अकाउंट मींस assets and properties which can be seen, touch and felt. For example, machinery, motor car, stock of goods, etc. तो ये सारे जो भी है वो सारे बन जाएंगे आपका रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट. कोई भी आपका एसेट हो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स, जिसे आप टच और फील कर सकते हो बच्चों, वो बन जाएगा आपका रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, बिकॉज यू कैन टच इट. एंड इनटेंजिबल मतलब क्या, जो है आपका एसेट है लेकिन आप उसे टच और फील नहीं कर सकते हो, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, ये आपके एसेट्स है लेकिन आप इन्हें टच नहीं कर सकते हैं. ओके लेट अस रीड. इनटेंजिबल रियल अकाउंट. Intangible means assets which cannot be seen, touch or felt, but they can be measured in terms of money. Right? ये हमने बहुत डिटेल में देखा है जब हमने बेसिक टर्म्स देखे थे बच्चों. गुडविल, गुडविल मतलब क्या, हमारा जो रेप्यूटेशन है, ब्रांड इमेज है हमारे बिजनेस का, उसे हम बोलेंगे गुडविल. पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस है या कोई भी कॉपीराइट है जिसके ऊपर आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है, उसे हम बोलेंगे ये हमारा पेटेंट है, या ये हमारा कॉपीराइट है, या ये हमारा ट्रेडमार्क है. तो ये सिर्फ हमारा बिजनेस यूज कर सकता है, और कोई अगर उसे यूज करेगा तो उसे हम फाइन चार्ज कर सकते हैं. तो इसीलिए ये सारे भी हमारे इनटेंजिबल राइट्स होते हैं. राइट तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, टेंजिबल और इनटेंजिबल जो भी एसेट होगा वो कहलाएगा आपका रियल अकाउंट. ओके रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज. ऑलराइट सो लेट अस रिवाइज. फर्स्ट हमने देखा पर्सनल अकाउंट. पर्सनल मतलब या फिर नेचुरल या आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग हो या रिप्रेजेंट करता हो किसी भी ग्रुप ऑफ पर्संस को. रियल अकाउंट मतलब एसेट होगा या कोई भी प्रॉपर्टी होगी, तो हम बोलेंगे ये हमारा रियल अकाउंट है, बिकॉज यू कैन आइदर टच एंड फील इट और इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इसीलिए आप बोल रहे हो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा एसेट है. एंड सबसे लास्ट है हमारे नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, ये सारे अकाउंट जो भी एक्सपेंस या इनकम से रिलेटेड है उसे हम बोलेंगे ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है. लेट अस रीड. नॉमिनल अकाउंट्स. द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, लॉसेस, income and gains are called nominal account.
रोजमर्रा का बिजनेस चलाने के लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं बच्चों, वो सारे आपके नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे और सारा इनकम जो भी आपका होता है वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट ही कहलाएगा। अगर आपको कोई भी गेन होता है या लॉस होता है तो आप उसे भी नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। ओके, तो चाहे आपने सैलरी पे की, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, आपने गुड्स बाय किए जिसे हम बोलते हैं परचेजेस, आपने गुड्स सेल किए जिसे हम बोलेंगे सेल्स, ये सारे हो जाएंगे आपके नॉमिनल अकाउंट। ओके, सेल्स करके आपको इनकम मिला है तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज किया मतलब आपका एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस हो, सैलरी है, वेजेस है, स्टेशनरी है, व्हाटएवर एक्सपेंस दैट यू आर इनकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, वो आप बोलोगे दिस इज नॉमिनल। और कोई भी इनकम आपका होता है, जैसे आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, आपको कमीशन मिल रहा है, आपको रॉयल्टी मिल रही है, तो आप बोलोगे दिस इज अगेन माय नॉमिनल अकाउंट। हमें एक बात याद रखनी है बच्चों, कोई भी अगर नॉमिनल अकाउंट है उसको अगर हमने प्रीफिक्स लगा दिया, जैसे मेरा जो सैलरी है, सैलरी इन इटसेल्फ इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, सिर्फ सैलरी वर्ड यूज होता है तो नॉमिनल हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ दिस इज माय आउटस्टैंडिंग सैलरी, या मैं बोलती हूँ दिस इज माय प्रीपेड सैलरी, तो ये जो अकाउंट है बच्चों ये कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो कोई भी नॉमिनल अकाउंट को मैंने प्रीफिक्स लगा दिया आउटस्टैंडिंग या एडवांस का, तो वो बन जाते हैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मुझे कोई रेंट पे करना है, वो रेंट में अगर मैंने लिख दिया प्रीपेड रेंट तो बन जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट। सिर्फ रेंट है तो नॉमिनल अकाउंट है। अगर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो इंटरेस्ट मुझे एडवांस में मिल गया, अगर इंटरेस्ट सिर्फ वर्ड यूज होता तो वो नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज वो मेरा इनकम है। लेकिन अगर मुझे एडवांस में इंटरेस्ट मिला हुआ है तो ये बन जाएगा मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो वी हैव टू रिमेंबर बच्चों दैट किसी भी नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंस या इनकम को अगर मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, मैंने उसे बोल दिया आउटस्टैंडिंग या मैंने उसे बोल दिया प्रीपेड, तो वो बन जाता है मेरा पर्सनल अकाउंट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ये क्लासिफिकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टू अंडरस्टैंड द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब क्लासिफिकेशन समझ जाओगे तो रूल्स बहुत इजी है समझना। Alright, but classification is the key for applying the correct rule to the correct account. Okay, तो इसलिए ये जरूरी है आपको, अगर आपने कहीं भी गड़बड़ कर दी तो रूल आप गलत अप्लाई कर दोगे। ओके, रूल्स तो हमें पता है लेकिन अगर अकाउंट पता होगा तो आपको पता चलेगा दैट कौन सा रूल अप्लाई करना है। रूल्स क्या है वो हम अगले लेक्चर में समझने वाले हैं, बट आज आपको समझना है दैट क्लासिफिकेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, अगर क्लासिफिकेशन करेक्ट आ जाएगा तो आपका जो रूल्स है वो आप सही अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 41 पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हम आज सॉल्व कर लेंगे। हमें तीन जो मेजर हेड्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसमें हमें ये सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है। ऑलराइट, सो लेट अस डू दिस क्विकली, we'll do this exercise quickly so that we will be very very thorough with what we have learned today. Okay, तो with me you are going to solve this बच्चों। हमें क्लासिफाई करना है, we are again going to revise everything. मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट। अभी ये जो रोहित है ये कौन है? दिस इज अ पर्सन, राइट? तो उसका कैपिटल अकाउंट जब है, कैपिटल क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। कोई भी जब बिजनेस में प्रोप्राइटर पैसा डालता है, पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं। तो वो जो पर्सन है वो प्रोप्राइटर है, उसका अकाउंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है विद द नेम कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, इजंट इट? नेक्स्ट क्या है देखो, सेकंड लूज टूल्स। लूज टूल्स मतलब क्या है? दिस इज आवर एसेट। और क्या सारे एसेट्स कौन से अकाउंट में जाते हैं? सारे जो भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज है बच्चों वो जाते हैं हमारे रियल अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अगेन क्या है? जो भी विड्रॉवल करता है प्रोप्राइटर बिजनेस से, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ओके, किसी ने अगर अकाउंटिंग टर्म्स वाला लेक्चर नहीं देखा है उसे ये समझने नहीं वाले हैं मीनिंग्स, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। ओके, नहीं तो यू विल बी लॉस्ट। What is drawings? You have no idea. Okay, drawings मतलब जो भी विड्रॉल हो रहा है बिजनेस से। तो अगेन ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट है ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। ओके, बस तीन हेड्स में क्लासिफाई करना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ऑलराइट, सेकंड लास्ट, नेक्स्ट कार्टेज अकाउंट। ये क्या है?
कार्टेज मतलब आपने कोई तो भी एक्सपेंस इनकर किया है आपके बिजनेस चलाने के लिए, तो कार्टेज बन जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो नॉमिनल कहलाता है बच्चों। ओके, आगे प्रीपेड रेंट। अभी हमने देखा अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट को प्रीफिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट कॉपीराइट। अभी हमने डेफिनेशन में देखा कॉपीराइट इज व्हाट, इट इज अ इनटेंजिबल एसेट, तो कॉपीराइट बन जाएगा मेरा रियल अकाउंट। अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ बच्चों, आर इज अ रियल अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट पेटेंट। अगेन पेटेंट क्या है, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट और एसेट सारे जाते हैं मेरे रियल अकाउंट में। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, दैट इज अ प्रीफिक्स, मतलब वो बन जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट। राइट, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस। अगेन एक्सपेंस का प्रीफिक्स है प्रीपेड, तो ये जाएगा मेरे पर्सनल अकाउंट में। आगे कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मिला है मतलब ये मेरा इनकम है और सारे इनकम्स और एक्सपेंस कौन से अकाउंट में जाते हैं, वो जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट फ्रेट। फ्रेट मतलब जो भी हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं बच्चों, फ्रेट जाएगा मेरे नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। अगेन दिस इज एन एसेट, वी कैन टच एंड फील इट, राइट, तो ये है मेरा, तो ये जाएगा मेरे रियल अकाउंट में। आगे सन्ड्री इनकम, विचएवर इनकम, इनकम जाएगा मेरे नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब आपके पास अगर जो भी कैटल है, हॉर्सेस है, तो आप इसे बोलते हो लाइव स्टॉक। ओके, जो भी स्टॉक है जो जिंदा है तो वो बन जाता है लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक इज माय एसेट ऑफ द बिजनेस, तो दिस बिकम्स माय रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आप देखो बहुत बार आपको ऐसे फ्री में कोई सैंपल्स मिलते होंगे, तो ये क्या करता है कोई भी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है उन्हें मार्केट करने के लिए, उनका रीच बढ़ाने के लिए फ्री में छोटे छोटे सैंपल्स देता है लोगों को, राइट। तो वो क्यों करते हैं, बिकॉज दे वांट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, so this is an expense for them, so that is why when you distribute goods as free samples, ये जाएगा मेरे नॉमिनल अकाउंट को। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एन। राधिका's अकाउंट, अभी ये किसी का नाम है, राइट, तो नाम है मतलब दिस इज अ पर्सन, तो दिस विल बी माय पर्सनल अकाउंट। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। नाउ वी नो दिस, आउटस्टैंडिंग नाम आया मतलब ये में हो जाता है मेरा पर्सनल अकाउंट। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। सो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज माय नॉमिनल अकाउंट। ओके, आगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो दिस इज व्हाट, किसी का नाम है ना, बैंक का नाम है, दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, so this will be a personal account. Next लोन अकाउंट। ये लोन हमने किसी से लिया है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा लोन अकाउंट, सो लोन अकाउंट विल बिकम माय पर्सनल अकाउंट। किसी से हमने लिया है वो हम इस अकाउंट में दिखाते हैं, तो वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ये लोन अकाउंट, सो इसीलिए ये बन जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट। ऑलराइट, आगे कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इट इज माय एसेट, सो ये बन जाएगा रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट लीगल एक्सपेंसेस। एनी एक्सपेंस विल गो टू माय नॉमिनल अकाउंट। आगे फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहलाएगा रियल अकाउंट। आगे इनकम रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में मिलेगा, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। देखो आपको आउटस्टैंडिंग या एक्रूड नहीं लिखा है, रिसीवेबल दिया है, मीनिंग सेम है, मतलब फ्यूचर में मिलेगा, सो देयर इज अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स रिसीवेबल, तो दैट इज व्हाई दिस विल नॉट बी नॉमिनल। इनकम है लेकिन रिसीवेबल है ना, तो ये बन जाता है पर्सनल। इसे कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ इनकम होता तो वो नॉमिनल कहलाता, लेकिन रिसीवेबल है, मिलने वाला है, सो ये रिप्रेजेंट करता है किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को, सो दैट इज व्हाई ये बन जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट। ओके, आगे ऑडिट फीस। कोई भी एक्सपेंस कौन से अकाउंट में जाता है, नॉमिनल। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है, मेरा इंटेंजिबल एसेट है, सो रियल अकाउंट। लॉस बाय फायर। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस गो टू माय नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार अकाउंट, दिस इज माय एसेट, so this is a real account. आगे
income tax, this is an expense, right? So this will be my nominal account. आगे GST, again this is a tax, तो ये जाएगा मेरे nominal account में. Next, सिद्धि विनायक ट्रस्ट, now this is a name of an artificial person, correct? तो ये जाएगा मेरे personal account में. आगे ऑफिस इक्विपमेंट, ये मेरे एसेट्स है ऑफिस के, तो दिस विल बी माय रियल अकाउंट. ऑलराइट, आगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो अनयूज्ड है, जो अभी तक हमने यूज नहीं किया, उसे हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ये बन जाएगा मेरा एसेट. ओके, सो इसीलिए ये जाएगा मेरे रियल अकाउंट में. ओके, सिर्फ स्टेशनरी होता है बच्चों, ओनली स्टेशनरी, तो ये एक्सपेंस है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमारा खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट में जाता. लेकिन ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, मतलब ये जो स्टॉक है ये अनयूज्ड है अभी तक, सो दैट इज व्हाई ये बन जाता है मेरा एसेट और वो जाता है मेरे रियल अकाउंट में. ओके, नेक्स्ट इंडियन रेलवेज, अगेन देयर इज अ नेम ऑफ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट है. नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में अगर मिला है तो बन जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट. डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड क्या है, ये मेरा इनकम है, तो ये बन जाएगा नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट, डिस्काउंट, डिस्काउंट वेदर यू हैव रिसीव्ड और वेदर यू हैव पेड, दिस इज आइदर योर इनकम और आइदर योर एक्सपेंस, सो डिस्काउंट जाएगा मेरे नॉमिनल अकाउंट में. नेक्स्ट, राज एंड कंपनी, किसी तो पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाम, किसी तो पर्सन का नाम है ना राज एंड कंपनी, तो ये बन जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, रिपेयर्स, ये क्या है, खर्चा है ना, तो ये जाएगा मेरे नॉमिनल अकाउंट को. एंड लास्ट, रॉयल्टी, अगर आप किसी का एक्सक्लूसिव राइट यूज कर रहे हो, प्रोसेस यूज कर रहे हो, सो यू हैव टू पे देम सम कमीशन, तो उसे आप बोलते हो रॉयल्टी. सो दैट रॉयल्टी इज योर एक्सपेंस, तो दैट विल बी योर नॉमिनल अकाउंट. ऑलराइट, आई होप ये सारे क्लासिफिकेशंस जो हमने किए हैं बच्चों, ये आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं. ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत 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 जरूरी है बच्चों. अगर कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज. बट प्लीज एंश्योर दैट ये क्लासिफिकेशन इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये बहुत अच्छी से आपको समझ जाए. आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे दैट जो 3 गोल्डन रूल्स है वो क्या है और वो कैसे हम सारे अकाउंट्स में अप्लाई करेंगे बच्चों. बट बिफोर दैट प्लीज एंश्योर दैट नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले यहाँ पे आप बहुत थरो हो जाओ बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा. और अगर आपने अभी तक जो मॉडर्न अप्रोच है उससे जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक, डू गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट, सो दैट आपको दोनों मेथड से जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये पता होगा. एंड देन यू कैन पिक वन, जो भी आपको लगता है दैट दिस इज इजी फॉर मी, आप वो मेथड से जर्नल एंट्रीज पास कर लो बच्चों, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू नो बोथ द मेथड्स. ऑलराइट, सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दैट 3 गोल्डन रूल्स क्या है, वो कैसे हम अप्लाई करेंगे अलग अलग अकाउंट्स पे. बच्चों 11th के साथ साथ 12th के भी सारे जो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स है वो पहले भी कुछ अपलोडेड है और इस साल भी अपलोड होने वाले हैं. आई एम गोइंग टू कंप्लीट एंटायर पोर्शन ऑफ 11th as well as 12th. So please share these lectures with your friends in class 11th and those in class 12th and help us reach out to a large number of students. और अगर आपको lectures अच्छे लग रहे हैं बच्चों, needless to say, do comment and let me know. Your comments keep me motivated in bringing such lectures for you and do hit that like button. मिलती हूँ आपको next lecture में. Till then, take care. Bye bye.